नफरत से नफरत बढ़ेगी, प्यार से प्यार बढ़ेगा। नफरत बढ़ाने का काम बहुत तेजी से स्वयं सरकारें कर रही है। अब तो मेरे फेसबुक पे लोग लिखने लगे जिहादी है, और बहुत से लोग तो पीएफआई का एजेंट है, इसको पैसा मिलता होगा। भाई जांच करवा लो, सरकारें तुम्हारी, इसमें चिंता की क्या बात है। आप जो मर्जी कहें, उसकी मुझे परवाह नहीं। कुछ लोगों को तो बोलना पड़ेगा जिनको देश से प्यार है, जिनको देश को बचाना है, जो भारत से प्यार करते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो या आधुनिक जो शिक्षा भारत के अंदर आई, उसको लाने वाले सबसे विद्वान लोगों में से एक और आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। मॉडर्न इंडिया बनाने के लिए उसके ऊपर जो चर्चा चल रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा मौलाना आज़ाद साहब के बारे में नहीं बोलूँगा, क्योंकि कई विद्वान साथी बोल चुके हैं। निसंदेह चाहे वो आईआईटी हो, चाहे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो या आधुनिक जो शिक्षा भारत के अंदर आई, उसको लाने वाले सबसे विद्वान लोगों में से एक और आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। मैं उनको नमन करते हुए इस सब्जेक्ट से थोड़ा हट के बात करना चाहूँगा, क्योंकि इस पे तो हमारे विद्वान साथी बोल चुके। उसी बात को मैं भी दोहराऊं तो एक तरीके से टाइम का वेस्ट होगा। आज हमें चर्चा करनी चाहिए आज के भारत पे, कि मौलाना साहब किस तरह का भारत देखना चाहते थे। और अभी जो हमारे प्रोफेसर जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से थे, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की, जहां शांति होती है वहां तरक्की होती है, और जहां अशांति होती है वहां बर्बादी होती है। हमारे देश को, भारत को, उन पड़ोसी देशों से सबक लेना चाहिए जहां जहां कट्टरपन बढ़ा, अशांति बढ़ी और वो देश बर्बाद और तबाह हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत भी बर्बादी के रास्ते की तरफ चल पड़ा है, क्योंकि भारत में अब से 30 साल पहले उस तरह का कट्टरपन नहीं दिखता था। आज भारत में कट्टरपन बढ़ रहा है। देश लोगों से मिलके बनता है। भारत एक विविधताओं का देश है। भारत में अनेकों धर्म और अनेकों जातियां, अनेकों संस्कृतियां हैं। हर 50 किलोमीटर पर भारत में भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है। लेकिन शायद यही भारत की खूबसूरती है कि इतनी विविधताओं के बावजूद भारत एक राष्ट्र के रूप में न केवल निर्मित हुआ बल्कि आगे बढ़ा और मजबूत हुआ। लेकिन हमारे देश को नजर लग गई, पिछले 40 सालों में हम देखें तो देश जिस यूनिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए था, और जिस तरह का देश हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, हमारे देश के संविधान निर्माता जिस तरह का भारत बनते हुए देखना चाहते थे, हम उसकी बिल्कुल विपरीत दिशा में चल पड़े हैं। देश लोगों से मिलकर बनता है। अगर सब लोग तरक्की करें तो देश तरक्की करता है। अगर चंद लोग तरक्की करें, बाकी लोग पिछड़ते चले जाएं, तो पूरा देश पिछड़ता है। आज भारत की स्थिति ऐसी है, अगर उसे एक शरीर के तौर पे देखा जाए तो जिस तरह एक शरीर का, अगर सपोज करो एक हाथ बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए, लोहा लाट एकदम, और बाकी का जो शरीर है वो पूरा पैरालाइज्ड हो जाए, तो वो शरीर कमजोर स्वस्थ शरीर के तुलना में भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। तो आज भारत में 5 से 10% लोग बहुत मजबूत हो रहे हैं, लेकिन 90 से 95% के बीच भारत के लोग कमजोर हो रहे हैं। अगर मैं भारत के मुसलमानों की बात करूं तो आजादी के समय मैं समझता हूं कि ब्राह्मणों के साथ साथ शायद शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा
अग्रणी भारत का मुसलमान था। सरकारी नौकरियों की अगर बात करूं तो सरकारी नौकरियों में भी ब्राह्मणों के साथ सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों में मुसलमान था। आज मुसलमान कहां है? मुश्किल से 3 से 4%। और अगर मैं दलितों की बात करूं, दलितों का रेशो भी मुसलमानों से थोड़ा सा बेहतर है, जो आजादी के समय में कहीं था ही नहीं। था क्यों नहीं? क्योंकि जो सामाजिक व्यवस्था भारत की थी, जिसने भारत को 4 वर्णों में और हजारों जातियों में बांटा, और जिस कॉन्स्टिट्यूशन से भारत चलता था, वो कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए संविधान से पहले का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो मनुस्मृति था। मनुस्मृति जो एक वर्ग विशेष को, एक पर्टिकुलर क्लास को एजुकेशन का अधिकार देता था, पढ़ने पढ़ाने का, एक पर्टिकुलर कैटेगरी को व्यापार करने का अधिकार देता था, एक पर्टिकुलर कैटेगरी को रूल करने का, शस्त्र धारण करने का अधिकार देता था, और लगभग 88% लोगों को ना पढ़ने का, ना संपत्ति का, ना व्यापार का, यहां तक कि मानवता का भी दर्जा नहीं देता था, जिसकी वजह से 85 से 90% लोग बेहद पिछड़ गए। और आजादी के बाद एजुकेशन सबको एक जैसी मिलनी शुरू हुई। जिनको हजारों साल से स्कूलों में पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको पढ़ने का मौका मिला। तो गरीब से गरीब परिवार के बच्चे भी जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनने लगे। लेकिन आज हम कहां जा रहे हैं? क्या कभी कोई सोचता है कि पहले सब लोग सरकारी स्कूलों से पढ़ के कहां कहां तक पहुंच के भारत को कितने नीचे से कितने ऊंचाइयों तक लेकर आए? तो वो जितने विद्वान थे, क्योंकि हमने एक सर्वे किया सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, या जितने देश में जजेज हैं वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। जितने सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर, सीनियर एडवोकेट्स, वो सरकारी से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। तो हमारे सर्वे से निकल कर आया 98% सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। फिर ये प्राइवेट स्कूल खुलने क्यों शुरू हुए और सरकारी स्कूलों का बंद होना या कमजोर होना क्यों शुरू हुआ? किसने किया? मैं समझता हूं ये किसी वर्ग विशेष ने नहीं किया, ये भारत की सरकारों ने स्वयं किसके दबाव में किया, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। कुछ लोगों को इसी बात को लेकर तकलीफ हो गई जो हजारों साल तक उनके गुलाम रहे, जिनको मानवता का दर्जा न था, बोलने का अधिकार न था, वो पढ़ने की वजह से, नौकरी की वजह से बगल में आके बैठने लगे। वो जज, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट बनने लगे। तो गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे तो अमीरों के बच्चों के सामने, मैं गरीब अमीर जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं कोई पर्टिकुलर कास्ट की बात नहीं करना चाहता, आप पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं कौन लोग थे जिन्होंने 90% लोगों को पढ़ाई से दूर रखा। कौन थे वो लिखने वाले? किसका लिखने पर कब्जा था? यू ऑल कैन बेटर अंडरस्टैंड। तो सच ये है, जिन लोगों को तकलीफ हुई उन्हीं, चूंकि सरकारों में वर्चस्व उनका था, सरकार बनाने वालों में वर्चस्व उनका था, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेज हो, हाई कोर्ट के जजेज हो, या सेक्रेटरीट जो देश के योजना बनाती है, जो सेक्रेटरीट जहां सचिव होते हैं अलग अलग विभागों के, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वहां किसका कब्जा है? क्या ये मुझे बताने की जरूरत है? किसका कब्जा है? जिसका कब्जा है वही पॉलिसी बना रहा है। उसी ने ये एजुकेशन पॉलिसी बदली, उसी ने वो व्यवस्था की कि सरकारी एजुकेशन सिस्टम कमजोर हो जाए और प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज खुलने शुरू हुए। अचानक ऐसा क्या हो गया कि जिस इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर 4 साल की इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए एक बच्चे को मैक्सिमम 1 लाख रुपया खर्च करना होता था 15 साल पहले तक, आज उसी इंजीनियरिंग को सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से करने के लिए एक बच्चे को
12 से 15 लाख रुपया सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में खर्च करना पड़ रहा है। क्या देश के 95% परिवार ऐसे हैं जो एक बच्चे को इंजीनियरिंग कराने के लिए, मेडिकल कराने के लिए 10 से 15 लाख के बीच खर्च उठा सकते हैं? ये कौन है वो? क्या ऐसी सरकारों की देश को जरूरत है जो लोगों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च ना उठा पाए, जो लोगों के इलाज की व्यवस्था ना कर पाए? क्या ऐसी सरकारों की जरूरत है? और अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी रही से ही तो ये कमर तोड़ दी इसने। पहले सरकारों की योजना थी गांव गांव तक स्कूल खुले, क्योंकि पहले गांव से लड़कियों को दूर की वजह से पढ़ने ही नहीं भेजते थे, और लड़कों को भी गरीब लोग ज्यादातर वहीं छुटा लेते थे, कौन जाएगा 10 किलोमीटर दूर। तो सरकारों ने योजना बनाई गांव गांव में स्कूल खोल दो। तो एक वो सरकारें थी जो गांव गांव में स्कूल खोल रही थी, एक वो सरकारें थी जिन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिन्होंने बैंकों के साथ साथ इंश्योरेंस कंपनीज का राष्ट्रीयकरण किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चाहते थे कि देश की प्राकृतिक संपदा सब में समान रूप से वितरित हो, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो, और एक आज की सरकारें जो देश के संसाधनों को बेच रही हैं, प्राइवेटाइज कर रही हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्कूलों को बंद करके मर्ज किया जा रहा है कि 3,500 से जहां कम बच्चे होंगे उन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। 10-10 गांवों के स्कूल मिला के एक स्कूल बनाना, इसका मतलब फिर से बच्चों को स्कूल जाने से रोकना। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो कैटेगराइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज हुआ है, ए ग्रेड यूनिवर्सिटी, बी ग्रेड यूनिवर्सिटी, सी ग्रेड यूनिवर्सिटी। ए ग्रेड को पूरा खर्चा खुद उठाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को। खुद का मतलब वो बच्चे उठाएंगे, यूनिवर्सिटी थोड़ा जेब से देगी, वो बच्चों से वसूलेगी। बी ग्रेड यूनिवर्सिटी को 75% खुद उठाना होगा, वो भी बच्चों को उठाना होगा। यानी कि एक बच्चे को ₹1,00,000 से ऊपर हर साल का खर्चा कितने लोग उठा पाएंगे देश के? मेरे ख्याल से 98% लोग नहीं उठा पाएंगे। सी ग्रेड यूनिवर्सिटी को भी 25% खर्चा उठाना होगा, जो भी मेरे ख्याल से कम 25-30 हज़ार रुपया साल का होगा। इसका मतलब यह हुआ कि गरीब लोग तो, बच्चे तो सरकार मतलब हायर एजुकेशन में जाएंगे ही नहीं। ऐसी कौन सी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लोगों को पढ़ने से रोक रही है? और उसके ऊपर आज के इस व्याख्यान में मुझे लगता है इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। आप तो चलो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, विद्वान लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पूरी कम्युनिटी, विशेष रूप से मुस्लिम, दलित, आदिवासी, अति पिछड़े वर्ग के लोग, वो पूरी तरह एकदम आउट हो गए। पहले जैसे आउटकास्ट शब्द डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूज करते थे देश के दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लिए, आउटकास्ट। अब तो भारत में दलित, आदिवासी, मुस्लिम, अति पिछड़े, ये सब आउटकास्ट हो जाएंगे। मुख्यधारा से सब ये कट जाने वाले हैं। और एक बहुत बड़ा कारण ये, जो लोग इन कम्युनिटीज में पढ़ लिख कर कुछ कामयाब हुए, आगे आए, वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। रस्म अदायगी होती है इस तरह के हॉल्स के अंदर बैठ के चर्चा करने की, इससे काम तो चलेगा नहीं। हम भी यहाँ बोल के चले जाएंगे, आप भी बोल के चले जाएंगे, कुछ पढ़े लिखे लोगों ने पढ़े लिखों को सुना दिया, पढ़े लिखे सुन के अपने घर चले गए, बदला क्या? हम जहां से आए हैं, जो हमारी रूट्स हैं, अपने दिल्ली की कॉलोनीज देख लीजिए, यूपी के देख लीजिए, और भी कहीं की देख लीजिए। दानिश जी भी मुझे लगता है संसद में इन मुद्दों को उठाते हैं। वो कम्युनिटीज पूरी तरह से कट गई हैं, रोजगार भी जा रहे हैं, उनकी पढ़ाई भी छिन रही है। और हम लोग पढ़े लिखे लोग अपने उन बस्तियों में जाके पढ़ाई का मतलब नहीं समझा रहे हैं। नफरत से नफरत बढ़ेगी, प्यार से प्यार बढ़ेगा। नफरत बढ़ाने का काम बहुत तेजी से स्वयं सरकारें कर रही है, और सरकार में बैठे हुए जनता के प्रतिनिधि और नेता, उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है, उनका जमीर इस हद तक मर चुका है कि जो साहबानों के साथ जो हुआ, और बलात्कार हत्या करने वाले लोग को छोड़ दिया, ये एक अलग पार्ट है, ये लीगल पार्ट है, उनका फेवर करके छोड़ दिया, वो एक पार्ट है। लेकिन दूसरा पार्ट देखिए,
रेप करने वाले, हत्या करने वालों को माला बना के मिठाई खिलाई जाए और उनकी वीडियो बना के डाली जाए। क्या क्या सिखाना चाहते हैं भारत के लोगों को? दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं? क्या हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं? और ऐसे राजनेताओं की जरूरत है क्या, जो इस तरह के जुर्म होने पर अपनी जुबान ना खोल सके, जो पीड़ित के दर्द के बारे में बोलने से पहले पीड़ित की जाति और धर्म को देखें? ऐसे लोग क्या भारत का निर्माण करेंगे? लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही लोग भारत को चला रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण है हम लोग, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, आउटकास्ट, दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोग। ये लोग बेसिकली वोट बैंक बन गए। कभी ए का वोट बैंक ए से हटे तो बी का वोट बैंक, बी से हटे तो सी का वोट बैंक, और उन्होंने भी मान लिया ये तो वोट बैंक है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनको तो यही रहना है। ये नहीं चलेगा, और ये चलना भी नहीं चाहिए किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी देश के लिए, ये किसी भी समाज के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। वोट बैंक नहीं, सरकारों को चाहिए जनता के लिए काम करें। एटलीस्ट नौकरी तो नहीं दे पा रहे, कम से कम उनको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ सर्विस, और क्वालिटी एजुकेशन वो 10वीं 12वीं तक नहीं, जिसके अंदर काबिलियत हो, जितना पढ़ना चाहे पढ़े, सरकार उठाए ना खर्चा। अगर सरकार नहीं उठा रही तो सरकार किसके लिए है? अरे जो पैसे वाला, उसे सरकार की जरूरत नहीं है। पैसे वाले लोग बीमार हो जाएंगे तो अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज करा लेंगे। पैसे वाले लोग अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटी में इंडिया की या विदेश की कहीं भी पढ़ा लेंगे। पैसे वाले लोगों को रोजगार की भी चिंता नहीं है। तो सरकार क्या पैसे वालों के लिए है? पैसे वाले लोग तो वोट भी नहीं डालते। जो वोट डालते हैं, जो सरकारों को चुनते हैं, जो मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाते हैं, अनफॉर्चुनेटली प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री, एमपी, एमएलए उन्हीं वोटर्स के लिए काम करने की बजाय वहां जाने के बाद उन्हीं पूंजीपतियों के लिए काम करने लगे हैं। ये देश को पीछे ले जाने वाला काम है। देश में जब मेजोरिटी पिछड़ जाएगी, मेजोरिटी शिक्षा से वंचित हो जाएगी, तो फिर देश तो कम से कम आगे नहीं बढ़ सकता। इन मुद्दों पे मुझे लगता है हमें चिंतन करना चाहिए। और अगर हमें अपने समाज का दर्द है, अगर हम दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़े वर्ग की, माइनॉरिटीज की बात करें, तो जो पढ़े लिखे लोग, उनकी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा बन जाती है। वो अपने गांव की बस्तियों में जाएं, वो कॉलोनियों में जाके अपने लोगों को शिक्षा का महत्व समझाएं और अपनी उस वोट का महत्व समझाएं, जिस वोट का महत्व उन्हें पता ही नहीं है। क्योंकि जब भारत आजाद होने वाला था और संविधान सभा में इस बात पर चर्चा हुई कि वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, तो ज्यादातर लोग, संविधान सभा के मेजोरिटी में लोग इस फेवर में थे कि वोट का अधिकार इनकम टैक्स पेई को मिलना चाहिए, या जो ग्रेजुएट हैं उनको मिलना चाहिए, या जो बड़े जमींदार हैं उनको मिलना चाहिए। सोच के देखो, अगर वोट का अधिकार केवल ग्रेजुएट को मिला होता, केवल इनकम टैक्स पेई को मिला होता, केवल बड़े जमींदारों को मिला होता, तो भारत में केवल 5% लोगों को वोट का अधिकार मिलता। फिर जो वो 5% जो सरकारें चुनती, वो सरकारें उन 5% के लिए काम करती, फिर देश के लोगों के लिए काम ना होता। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा के सामने अड़ गए, क्योंकि वो ये जानते थे कि इस मनुस्मृति के वजह से जिन लोगों को पढ़ने का हजारों साल से अधिकार ही नहीं था, जिनको संपत्ति का अधिकार नहीं था, व्यापार का अधिकार नहीं था, फिर वो ग्रेजुएट कैसे होते, वो व्यापारी कैसे होते, वो इनकम टैक्स पेई कैसे होते, वो जमींदार कैसे होते। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपनी तर्क से, अपनी लॉजिक से, आर्ग्यूमेंट से पूरी संविधान सभा को इस बात को मानने के लिए मजबूर किया कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को वोट का अधिकार मिलेगा और सबकी वोट की कीमत बराबर होगी। 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। अनफॉर्चुनेटली जितनी मुश्किल से वोट का अधिकार मिला, हमने उसे उतना ही ज्यादा सस्ता कर दिया। हम लोग शराब की बोतल में 1000-2000 रुपए में, 10-20 किलो अनाज में जब अपनी वोट को दे देते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि जिनके पैसे से वो हमारी वोट खरीद रहे हैं, उन्हीं के हाथों वो पूरा देश बेच रहे हैं। यही हो रहा है। आज इंश्योरेंस कंपनियां बिक गई हैं, बैंक बिक गए हैं, रेलवेज बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, एयर इंडिया बिक गया। ये तो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि आप अपनी बात को
आज़ादी के साथ जो फंडामेंटल राइट आपको मिला है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप अपना स्पीच भी, अपना व्यूज़ एक्सप्रेस भी फ्रीडम के साथ नहीं कर सकते। अब तो मेरे फेसबुक पे लोग लिखने लगे जिहादी है, और बहुत से लोग तो पीएफआई का एजेंट है, इसको पैसा मिलता होगा। भाई जांच करवा लो, सरकार है तुम्हारी, इसमें चिंता की क्या बात है। आप जो मर्जी कहें, उसकी मुझे परवाह नहीं। कुछ लोगों को तो बोलना पड़ेगा, जिनको देश से प्यार है, जिनको देश को बचाना है, जो भारत से प्यार करते हैं, वो बोलने से अगर डरेंगे तो भारत नहीं बचेगा। भारत का बचना जरूरी है। और भारत केवल एक देश नहीं है, भारत में रहने वाले लोगों से मिलकर भारत बना है। उसमें हमें पीड़ित की जाति और धर्म को नहीं ढूंढना है। पीड़ित पीड़ित है, हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, वो चाहे किसी के साथ हो, चाहे वो हिंदू के साथ हो जुल्म, चाहे मुसलमान के साथ हो, दलित के साथ हो, आदिवासी के साथ हो, पिछड़े किसी के साथ हो। जुल्म तो जुल्म है, और जुल्म का विरोध अच्छे लोगों को करना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि अपना विरोध जारी रखें। और हम मंचों से उतर के गांव में भी हम जा रहे हैं। अभी मैं कल परसों दिन में तमिलनाडु के दूर दराज के गांव में था, कल त्रिची में था, शाम को बेंगलोर था, आज यहाँ आपके साथ हूँ। इसी तरह दूर दराज जाके लोगों को अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ कि अपने हिस्से का लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ाई केवल नौकरी के लिए नहीं होती। पढ़ाई से ज्ञान आता है, ज्ञान से समझ आती है, बोलने की ताकत आती है, अच्छे बुरे की समझ आती है, और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का, समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास होता है। यह एहसास होना भी चाहिए अच्छे इंसान होने के लिए। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। आइए हम सब लोग मिलके अपने देश को बचाएं, भारत को बचाएं, भारत में मरती हुई इंसानियत को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।